Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Maria Akram and I am your biology teacher. Dear students, आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक्स पढ़ेंगे उनमें शामिल हैं एसेंट ऑफ सैप, कोहेजन टेंशन थ्योरी, रूट प्रेशर, इम्बाइबेशन, ब्लीडिंग. Let's start with ascent of sap. Water and dissolved minerals are carried or pulled upward towards the leaf through xylem tissue. Dear students, जैसे कि आपको पता है कि xylem tissue कंडक्टिंग टिश्यू का वो पार्ट है जिसका काम है पानी और मिनरल्स जड़ों से प्लांट्स के एरियल पार्ट्स तक लेके जाना. अब देख लेते हैं कि वाटर और मिनरल्स की इस ट्रांसपोर्ट का पाथवे क्या होता है. Water and dissolved minerals traverse the cortex and endodermis and reach the xylem tissue of the roots. ये वाटर और मिनरल्स जो कि रूट हेयर के जरिए प्लांट्स की बॉडी में दाखिल होते हैं, ये वहां से कॉर्टेक्स और उसके बाद एंडोडर्मिस में दाखिल होते हैं और फिर वहां से जाइलम में एंटर हो जाएंगे. वाटर और मिनरल्स जो कि रूट हेयर से प्लांट्स में दाखिल होते हैं, ये वहां से सबसे पहले कॉर्टेक्स में आएंगे, कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस में और फिर एंडोडर्मिस से जाइलम में दाखिल हो जाएंगे. एसेंट का मतलब होता है चढ़ाई या ऊपर की तरफ हरकत, जबकि सैप एक ऐसा फ्लूइड है जो कि वाटर और सॉल्ट्स पर मुश्तमिल होता है. क्योंकि वाटर और मिनरल्स की रूट से प्लांट्स की शूट की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट होती है, इसलिए हम इसे एसेंट ऑफ सैप कहते हैं. एसेंट ऑफ सैप इन्वॉल्व फॉलोइंग: कोहेजन टेंशन थ्योरी, रूट प्रेशर एंड इम्बाइबेशन. कोहेजन टेंशन थ्योरी. This theory was proposed by Dickson. This theory provides a reasonable explanation of flow of water and minerals upward from the roots to leaves plants in bulk flow or mass flow. यानी ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि कैसे वाटर और मिनरल्स एक बड़ी मिकदार में जड़ों से पत्तों की तरफ फ्लो करते हैं. This depend on the following: cohesion, tension, adhesion and strong xylem walls. सबसे पहले हम कोहेजन की बात कर लेते हैं. It is the attraction among water molecules which hold water together, forming a solid chain-like column within the xylem tube. The water molecules form hydrogen bonds between them. Water molecules के दरमियान में एक attraction पाई जाती है, जिसकी वजह से water molecule एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं और ये water xylem tubes में एक column की form में move करते हैं. Water molecules की आपस की attraction इनके molecules में मौजूद hydrogen bonding की वजह से हुई. नेक्स्ट इज टेंशन. कोहेजन टेंशन थ्योरी सेकेंडली डिपेंड करती है टेंशन पे. इट इज प्रोवाइडेड व्हेन द वाटर चेन इज पुल्ड अप इन जाइलम. ट्रांसपायरेशन प्रोवाइड्स द नेसेसरी एनर्जी आर फोर्स. टेंशन इज बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स. अच्छा, अब टेंशन तब नजर आती है जब पानी के मॉलिक्यूल एक चेन की फॉर्म में जाइलम में ऊपर की तरफ मूव करते हैं और इस टेंशन के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो ट्रांसपायरेशन के जरिए आती है. ट्रांसपायरेशन के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें पत्तों से पानी एवेपोरेट होता है और इस एवेपोरेशन ऑफ वाटर की वजह से जाइलम सेल के अंदर एक टेंशन क्रिएट हो जाती है. इसके अलावा पानी के मॉलिक्यूल्स में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एक टेंशन मौजूद होती है. दिस जाइलम टेंशन इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू पुल वाटर अप टू 200 मीटर्स इन प्लांट. और इसी स्ट्रॉन्ग टेंशन की वजह से पौधों में पानी तकरीबन 200 मीटर पानी ऊपर की तरफ चढ़ जाता है. नेक्स्ट इज एडहेजन. एडहेजन का मतलब होता है किसी चीज के साथ चिपकना, अटैच हो जाना या उसके साथ लगे रहना. इट मे बी एडेड वाटर मॉलिक्यूल्स adhere to the cell walls of xylem cells so that the column of water in the xylem tissue doesn't break. पानी के मॉलिक्यूल जाइलम की सेल वॉल के साथ चिपके रहते हैं और इसी वजह से पानी का जो कॉलम बनता है वो टूटता नहीं. इसमें जो सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि सेल वॉल की कंपोजिशन ही ऐसी है कि वो हाइड्रोफिलिक है या वाटर लविंग है, जिसकी वजह से सेल वॉल प्रोवाइड्स नेसेसरी एडहेजन टू वाटर मॉलिक्यूल और पानी को रेंग कर ऊपर चढ़ने में मदद मिलती है. The cellulose component of the cell wall has a great affinity for water. सेल वॉल वैसे तो बहुत सारे कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है जिसमें लिग्निन शामिल है, सेलुलोज है, पेक्टिन है, मगर इसमें मौजूद लिग्निन में पानी के लिए एक खास किस्म की एफिनिटी या नेचुरल लाइकनिंग या पसंदीदगी मौजूद है. इट कैन इम्बाइब वाटर. ये पानी को अपने अंदर जज्ब कर ले. एंड द लास्ट वन इज स्ट्रॉन्ग जाइलम वॉल्स. द जाइलम वॉल्स शुड हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ इफ दे आर नॉट टू बकल इनवर्ड्स. The lignin and cellulose provides strength to the cell wall of xylem vessels. Xylem की दीवारों को इतना तो मजबूत होना चाहिए क्योंकि इसमें लिग्निन, सेलुलोज और पेक्टिन शामिल है
कि वो अंदर की तरफ मुड़े बगैर बहुत ज्यादा वाटर प्रेशर को बर्दाश्त कर सके। सेलुलोज और लिग्निन न सिर्फ जाइलम की सेल वॉल्स को स्ट्रेंथ देते हैं बल्कि ओवरऑल प्लांट्स को भी सपोर्ट करते हैं। By cohesion tension of water molecules and the transpiration pull providing the necessary energy, the sap in the xylem tissue is pulled upwards to the leaves. वाटर मॉलिक्यूल्स की कोहेजन टेंशन और ट्रांसपायरेशन पुल की वजह से इतनी एनर्जी मिलती है कि सैप बहुत तेजी से पौधों में ऊपर की तरफ मूव करता है। Large quantities of water are carried at relatively high speed up to 8 meter per hour being recorded in tall trees and commonly in other plants at 1 meter per hour. ऊंचे दरख्तों में पानी की बहुत बड़ी मिकदार बहुत हाई स्पीड जो कि तकरीबन 8 मीटर पर आवर रिकॉर्ड की गई है, जबकि दूसरे पौधों में ये रफ्तार तकरीबन 1 मीटर पर आवर है। The total water pulled up in the leaves is transpired except about 1% which is used by plants in various activities including photosynthesis. Students, आपके लिए ये बात बहुत इंटरेस्टिंग होगी कि जितना पानी हर रोज पौधा पुल अप करता है, इस पानी का 99% इसके पत्तों से ट्रांसपायरेशन के जरिए रिलीज हो जाता है और बाकी का सिर्फ 1% पौधा मुख्तलिफ एक्टिविटीज जैसे कि फोटोसिंथेसिस है उसमें इस्तेमाल करता है। मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपायरेशन पुल इन कोहेजन टेंशन थ्योरी। The evaporation of water from the aerial parts of the plant, especially through the stomata of leaves, is a process that is called transpiration. सबसे पहले तो हमने ट्रांसपायरेशन की डेफिनेशन देख ली। Leaf transpires the water potential of its mesophyll cell drop. जब लीव्स में ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होता है तो इससे इसके मेसोफिल सेल्स में पानी का लेवल डिक्रीज हो जाता है या पानी का लेवल ड्रॉप हो जाता है। दिस ड्रॉप काजेज वाटर टू मूव बाय ऑस्मोसिस फ्रॉम द जाइलम सेल्स ऑफ लीफ इनटू द डिहाइड्रेटिंग मेसोफिल सेल्स। और इस ड्रॉप की वजह से होता क्या है कि पानी ऑस्मोसिस के जरिए जाइलम सेल से पत्तों के डिहाइड्रेटिंग पार्ट मेसोफिल सेल्स की तरफ मूव करता है। द वाटर मॉलिक्यूल्स लीविंग द जाइलम आर अटैच्ड टू अदर वाटर मॉलिक्यूल्स इन द सेम जाइलम ट्यूब बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब चूंकि जाइलम से निकलकर मेसोफिल सेल्स में जाने वाला वाटर मॉलिक्यूल्स जाइलम ट्यूब में मौजूद वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए अटैच होते हैं। Therefore, when one water molecule move up the xylem, the process continues all the way to the root, where water is pulled from the xylem cells. तो जैसे ही ये ट्रांसपायरेशन पुल का प्रोसेस शुरू होता है तो ये प्रोसेस फिर नीचे रूट्स तक जाता है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, जब स्टोमेटा के जरिए पानी ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस के जरिए रिलीज होता है तो इस टाइम में इन मेसोफिल सेल्स में वाटर की डेफिशिएंसी हो जाएगी और इस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए नियर बाय जाइलम सेल से पानी मेसोफिल सेल के अंदर दाखिल हो जाएगा। जाइलम ट्यूब में चूंकि पानी एक चेन की फॉर्म में मौजूद होता है तो जब जाइलम ट्यूब के ऊपर वाले हिस्से में पानी की कमी हो जाएगी तो इसकी कमी को पूरा करने के लिए नीचे वाली जगह से पानी आ जाएगा। अब जब इस जगह पे पानी की कमी होगी, क्योंकि पानी यहाँ से ऊपर की तरफ चला गया है, तो इसकी कमी को पूरा करने के लिए इससे नीचे वाली जगह से पानी ऊपर आ जाएगा और ये सिलसिला चलते 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 प्लांट्स की रूट तक पहुंचेगा। This pull also causes water to move down its concentration gradient transversely from the root epidermis to cortex by endosmosis and to pericycle. इस पुल की वजह से पानी रूट एपिडर्मस से कॉर्टेक्स में और फिर कॉर्टेक्स से एंडोडर्मस में दाखिल होगा और फिर वहां से पेरिसाइकल और फिर जाइलम में चला जाएगा। इस ट्रांसपायरेशन पुल से क्या हुआ कि पानी चूंकि ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो मजीद पानी रूट एपिडर्मस से कॉर्टेक्स के अंदर, कॉर्टेक्स से एंडोडर्मस में, एंडोडर्मस से पेरिसाइकल में और फिर पेरिसाइकल से जाइलम के थ्रू प्लांट्स की अपर पार्ट्स में चला जाता है। This pulling force or transpiration pull is so strong that it also reduces the water potential of root epidermal cells. अब जब भी ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस हो रहा होगा तो याद रखिएगा कि रूट्स के अंदर भी वाटर की डेफिशिएंसी हो जाएगी। The water in the soil moves from its high water potential to lower water potential of epidermis of roots by osmosis. अब चूंकि ट्रांसपायरेशन की वजह से रूट एपिडर्मिस में पानी की कमी हो गई है तो इस कमी को पूरा करने के लिए सराउंडिंग एरिया से वाटर यानी सॉइल से वाटर जो है वो हाई वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ मूव करता हुआ सेल के अंदर दाखिल होगा वाया ऑस्मोसिस और पानी जो होगा वो सॉइल से रूट एपिडर्मिस में दाखिल हो जाएगा। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं रूट प्रेशर। लेट्स डिस्कस रूट प्रेशर। वो सेकंड फोर्स जिसकी वजह से वाटर और सॉल्ट्स जाइलम में ऊपर की तरफ मूव करते हैं वो है रूट प्रेशर। अब ये देख लेते हैं कि रूट प्रेशर क्रिएट कैसे होता है। रूट प्रेशर इज क्रिएटेड बाय द एक्टिव सिक्रीशन ऑफ सॉल्ट्स एंड अदर सॉल्यूट्स फ्रॉम द अदर सेल्स इनटू द जाइलम सैप। रूट प्रेशर तब क्रिएट होता है जब रूट्स में मौजूद दूसरे सेल्स अपने सॉल्ट या दूसरी किस्म के सॉल्यूट्स को जाइलम सैप में सिक्रीट करते हैं
और जब ये जाइलम सैप में सॉल्ट ऐड हो जाएगा तो इसका वाटर पोटेंशियल डेफिनेटली कम हो जाएगा, यानी उन सेल्स के अंदर पानी की कमी हो जाएगी और सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। और पानी की कमी को पूरा करने के लिए water enters the xylem cell by osmosis and thus increasing the level of sap in the xylem cell। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि इनसाइड द सेल सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और वाटर की कंसंट्रेशन कम है, जबकि आउटसाइड द सेल सॉइल में वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और सॉल्ट की कम। तो चूंकि इनसाइड द सेल वाटर की कंसंट्रेशन कम हो गई है तो वाटर हाई वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा और पानी जो है वो ऑस्मोसिस के जरिए डिफरेंट पाथवेज को यूज करते हुए सेल के अंदर दाखिल हो जाएगा। वाटर एंटरिंग द जाइलम सेल्स में टेक एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट और वेक्यूलर पाथवे इंक्रीजिंग द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन सेल्स thus pushes the water upward। अब ये जो पानी जाइलम में दाखिल हो रहा है या तो ये एपोप्लास्ट पाथवे यूज करेगा जिसमें पानी सेल वॉल के थ्रू मूव करता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि एपोप्लास्ट पाथवे सेल वॉल टू सेल वॉल मूव करेगा, या फिर ये सिम्प्लास्ट पाथवे यूज करेगा जिसमें पानी साइटोप्लाज्म से गुजरते हुए मूव करता है, या वैक्यूलर पाथवे यूज होगा जिससे सेल का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। और इन तमाम पाथवेज को यूज करते हुए वाटर जो होगा वो जाइलम में दाखिल होगा और फिर पानी को ऊपर की तरफ धकेला जाएगा। As a result of root pressure, the sap in the xylem doesn't rise to enough height in the most plants. The root pressure is also least effective during day when the transpiration pole is active force involved in pulling the sap in the xylem cell upwards। रूट प्रेशर के जरिए सैप जाइलम ट्यूब में चढ़ता तो जरूर है मगर ये ज्यादा हाइट तक नहीं चढ़ पाता। और दूसरी बात ये भी कि रूट प्रेशर दिन के वक्त इतना इफेक्टिव भी नहीं क्योंकि दिन में ट्रांसपायरेशन पुल के जरिए सैप प्लांट्स के लोअर पार्ट से एरियल पार्ट्स की तरफ मूव कर रहा होता है। It has been estimated that the positive hydrostatic pressure of around 100 to 200 kPa is generated by root pressure. This pressure is not enough to push water upwards to required height in most plants। एक अंदाजे के मुताबिक 100 से 200 kPa हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर रूट प्रेशर के जरिए जनरेट होता है, लेकिन ये प्रेशर ज्यादा प्लांट्स में मतलूबा हाइट तक पानी को पहुंचाने के लिए काफी नहीं होता। But it is a contributing factor in plants which transpire slowly and smaller in size। लेकिन ये ऐसे प्लांट्स में कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है जिनके साइजेस छोटे होते हैं और ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस इनमें काफी ज्यादा स्लो होता है। रूट प्रेशर से मिलता जुलता एक और फिनोमिना भी है जिसको हम ग्यूटेशन या एक्सुडेशन कहते हैं। ग्यूटेशन इज अ लॉस ऑफ लिक्विड वाटर थ्रू वाटर सिक्रीटिंग ग्लैंड्स हाइड्रोथोड्स। वाटर सिक्रीटिंग ग्लैंड्स या हाइड्रोथोड्स के जरिए लिक्विड वाटर का लॉस ग्यूटेशन कहलाता है। हाइड्रोथोड्स वो स्पेशलाइज्ड पोर्स हैं जो कि लीफ के मार्जिन पे मौजूद होते हैं। हाइड्रोथोड्स स्टोमेटा से डिफरेंट है, जैसे कि आपको स्टोमेटा के बारे में पता है कि वो लीफ एपिडर्मिस में मौजूद होते हैं और इनके इर्द गिर्द गार्ड सेल मौजूद होंगे, जबकि हाइड्रोथोड्स जो होंगे ये लीफ के हमेशा मार्जिन पे मौजूद होंगे, किनारों पे मौजूद होते हैं और इनमें कोई गार्ड सेल भी मौजूद नहीं होता। The dewdrops that can be seen on the tips of the grass leaves or strawberry leaves are actually guttation droplets exuded from the हाइड्रोथोड्स। ग्रास लीव्स या स्ट्रॉबेरी के पत्तों पे जो हमें ड्यू ड्रॉप्स नजर आते हैं वो बेसिकली ग्यूटेशन ड्रॉपलेट्स होते हैं जो कि हाइड्रोथोड्स के जरिए बाहर आ जाते हैं। अब ये ग्यूटेशन का प्रोसेस होता कब है? ग्यूटेशन इज मोर नोटेबल व्हेन ट्रांसपायरेशन इज सुप्रेस्ड एंड द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज हाई एट नाइट। ग्यूटेशन का प्रोसेस ज्यादातर रात के टाइम होता है जब ओवरऑल ह्यूमिडिटी थोड़ी सी ज्यादा होती है। द ग्यूटेशन इज अफेक्ट ड्यू टू द पॉजिटिव प्रेशर द रूट प्रेशर डिवेल्प्ड इन द जाइलम टिश्यू ऑफ द रूट्स। ग्यूटेशन की वजह रूट प्रेशर है जो कि रूट्स के जाइलम टिश्यूज में डेवलप हुआ होता है। Another important force in ascent of sap is imbibition। In 1874 suggested that the water molecules move along the cell wall of xylem vessels due to imbibition। सैक was a scientist जिन्होंने 1876 में बताया कि वाटर मॉलिक्यूल्स जाइलम वेसल में इम्बाइबिशन की वजह से मूव करते हैं। अब हम देखते हैं कि ये होता क्या है। The cell wall components cellulose, lignin, pectin can take up water and as a result increases in volume. But the components don't dissolve in water. This is called imbibition। अब सेल वॉल के डिफरेंट कंपोनेंट जिसमें सेलुलोज, पेक्टिन शामिल है ये पानी को टेक इन कर लेते हैं या अपने अंदर ले लेते हैं। पानी को टेक इन करने से इनका वॉल्यूम ओवरऑल इंक्रीज हो जाता है मगर ये कंपोनेंट्स पानी में डिसॉल्व नहीं होते। इसको हम इम्बाइबिशन कहते हैं, यानी टेकिंग इन वाटर इज कॉल्ड इम्बाइबिशन। द रूट सेल वॉल्स इम्बाइब वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड दिस वाटर मूव्स बाय एपोप्लास्ट पाथवे। रूट्स की सेल वॉल वाटर को इम्बाइब कर लेती हैं और फिर ये वाटर एपोप्लास्ट पाथवे के जरिए मूव करता है। इट इज़ अ रिवर्सिबल प्रोसेस।
इम्बाइबेशन के बारे में एक बात आपने याद रखनी है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि रिवर्स हो सकता है, यानी एक दफ़ा अगर पानी निकल गया तो सेल वॉल और प्रोटोप्लाज्म का ओरिजिनल वॉल्यूम रिस्टोर हो जाएगा। द अपटेक ऑफ वाटर बाय इम्बाइबेशन इज स्पेशली इंपॉर्टेंट इन जर्मिनेटिंग सीड। अब इम्बाइबेशन का प्रोसेस जो है जर्मिनेटिंग सीड्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल है। द वॉल्यूम ऑफ द ड्राई सीड में इंक्रीज अप टू 200 टाइम्स बाय इम्बाइबेशन। एज अ रिजल्ट द सीड कोड रप्चर्स एंड मेक द जर्मिनेशन ऑफ सीड इफेक्टिव। अब इम्बाइबेशन की वजह से क्या होगा कि जो ड्राई सीड है उसका वजन 200 गुना बढ़ जाएगा और उसकी वजह से सीड्स पर मौजूद जो सीड कोट होंगे वो रप्चर हो जाएंगे। इससे सीड्स की जर्मिनेशन हो सकेगी। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि ये सीड्स हैं जिनको हमने पानी में सोक नहीं किया हुआ और ये वो सीड्स हैं जिन्हें हम पानी में हमने डुबोया है, जिसकी वजह से इनका जो ओवरऑल वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो गया। लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर इज ब्लीडिंग। समटाइम्स प्लांट्स व्हेन कट, जैसे प्लांट्स है जब इन्हें कोई कट लग जाए, फ्रंट या उनकी शाख तराशी जाए, टैप उनको थपथपाया जाए और अदरवाइज बाउंडेड या उनको कोई जख्म लग जाए, शो अ फ्लो ऑफ सैप फ्रॉम द कट एंड्स आर सर्फेसिस। तो उनकी कट एंड्स या सर्फेसिस से सैप बाहर की तरफ फ्लो करता है एंड इज क्वाइट ऑफन विद द कॉन्सिडरेबल फोर्स, और ये नॉर्मली एक फोर्स के जरिए होता है, यानी एक फोर्स के जरिए इनके कटेड एंड से सैप बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाता है। इस फिनोमेना को हम ब्लीडिंग कहते हैं। इट इज ऑफन सीन इन मेनी लैंड प्लांट्स इन द स्प्रिंग, खास तौर पर ग्रेप वाइन्स में, कुछ पाम्स में, और ब्लीडिंग का प्रोसेस शुगर मैपल में देखा जा सकता है। Although the flow of sap is ordinarily slow, a considerable quantity of the sap within a period of 24 hours come out of the plant. In some palms, when tapped, there may be a flow of sap to the extent of 10 to 15 liters per day. अब कुछ प्लांट्स में तो ब्लीडिंग का प्रोसेस या सैप का जो फ्लो होता है वो सुस्त होता है, जबकि कुछ पाम्स में जब उनको टैप किया जाता है तो इसमें से 10 से 15 लीटर फी दिन के हिसाब से सैप निकलता है। तो इसका मतलब है फ्लो ऑफ सैप डिफरेंट प्लांट्स में डिफरेंट होते हैं। द सैप इन सिच प्लांट्स contain sugars and water in addition to organic and inorganic substance. प्लांट्स की कटेड पार्ट से निकलने वाले सैप में बहुत सारी शुगर्स, वाटर, इसके अलावा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस शामिल हैं। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लीडिंग। ब्लीडिंग के लिए दो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। द फर्स्ट वन इज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन जाइलम एंड फ्लोएम एलिमेंट्स। जितना जाइलम और फ्लोएम में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा होगा, सैप उतनी ही फोर्स से बाहर निकलेगा, और अगर ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम होगा तो सैप का जो फ्लो होगा वो भी स्लो होगा। एंड द सेकेंड फैक्टर इज रूट प्रेशर। रूट प्रेशर भी ब्लीडिंग के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फॉलोइंग क्वेश्चंस आर इंक्लूडेड इन असेसमेंट। द फर्स्ट वन इज व्हाट इज एसेंट ऑफ सैप। द सेकंड वन इज व्हाट डू यू नो अबाउट कोहेरेंट टेंशन थ्योरी। कोहेरेंट टेंशन थ्योरी का क्वेश्चन जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है, तो आपने इसे बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन ट्रांसपायरेशन एंड व्हाट इज ट्रांसपायरेशन पुल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन क्यूटेशन, फिर आपने डिफरेंशिएट करना है हाइड्रोथोड्स को स्टोमेटा से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रोल ऑफ इम्बाइबेशन इन जर्मिनेटिंग सीड। इम्बाइबेशन किस तरह से जर्मिनेटिंग सीड्स के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। व्हाट डू यू नो अबाउट ब्लीडिंग इन प्लांट्स। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज नेम द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लीडिंग। और लास्ट में आपने वो फैक्टर्स बताने हैं जो ब्लीडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ हमारा आज का लेक्चर खत्म हुआ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।